ध्यान से या जो मतलब माहौल से जो सुनता है, तो इससे पता ये चलता है कि पहली चीज़ है लिसनिंग। फर्स्ट जो वो है वो लिसनिंग है। तो सुनना पहली चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो स्पीकिंग का मरहला आता है, तो जो सुनेगा वो बोलेगा भी। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे रीडिंग और फिर चौथे नंबर पे जो है अंडरस्टैंडिंग का मसला आता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में या जो दीनी तालीमी मदारिस हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ये मतलब पहले ग्रामर में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो फ्लुएंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है इस पे फोकस कम रहा है उनका, काफ़ी कम रहा है। तो इसकी वजह से वो सब कुछ जानते हुए ज़बान मतलब उनको आप काफ़ी डिफ़िकल्ट टेक्स्ट देंगे तो वो उसको देख के समझ जाएंगे उसको, लेकिन वो बोल नहीं पाते। वजह यही है कि कम्युनिकेशन पे और मतलब जो स्पोकन लैंग्वेज है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ बताइए जो मान लीजिए आपके जो जूनियर बहुत सारे लोग अगर इस गुफ्तगू को देखेंगे तो उनके लिए कुछ नसीहत कर दीजिए। तो उनके लिए नसीहत ये है कि अब देखिए, अब आज के दौर में जो मतलब अब कहीं ना कहीं जो पहले किताबें सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में हुआ करती थी, तो अब वो ऑडियो फॉर्मेट में भी मिल जाती है। इवन यूट्यूब पे बहुत सारी किताबें जो अरबी की जो बड़ी किताबें हैं, जो आप समझ लीजिए कि जैसे जो अरबिक के बड़े लिटरेरी फिगर्स हैं उनकी किताबें भी जो है अब यूट्यूब पे ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो उनको सुने और मतलब उसको अपनी बोलचाल में कॉपी करें। एक चीज़ मतलब जितना सुनेंगे उतना और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना मतलब ये ज़बान आएगी बोलने वाली। आपको लगता है कि थोड़े बहुत जो मदरसा का जो सिस्टम है उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब तब्दीली आनी चाहिए? हाँ, जो वहाँ पे किताबें पढ़ाई जाती है वो शुरुआत करते ही हैं ग्रामर से। तो ग्रामर से ना शुरुआत करके पहले टेक्स्ट पढ़ाया जाए। तो आपने एक बार बताया था, मैं एक अरबी की किताब ले रहा था बच्चों वाली, तो उसमें देखा तो लहमुन कबीर और लहमुन क्या था उसमें छोड़ दीजिए, वो थोड़ा सा उस तरह का वो है। तो आपने कहा कि लहमुन कबीर वाला जो मतलब तरकीब है कोई अरब नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। सही बात। तो इस तरह का मसला होता है जब ज़बान एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है, जब ट्रेवल करती है तो थोड़ा सा कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे पानी यहाँ से आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा अप टू डेट होना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे अल जजीरा है उसको हम देखें, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग अंग्रेजी नहीं, इस पे मैं आप एक बात बता देता हूँ कि जैसे देखिए चक्कर क्या है, जैसे जो स्पेशली वर्ल्ड वार 2 है, ठीक है, और वर्ल्ड वार 2 से पहले जो स्पेशली लैंग्वेजेस पढ़ने पढ़ाने का जो मतलब वो ट्रेंड था पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सेम था। वो क्या था कि वो ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाया जाता था। मतलब ज़बान पढ़ाने के 5 से 7 मेथड होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो बिल्कुल हर जगह पाया जाता है वो ट्रांसलेशन के थ्रू। अच्छा, हम लोग भी अंग्रेजी जब सीखते थे गांव में, तो कोई किताब ट्रांसलेशन की आती थी और यह जैद बाजार जा रहा तो जैद इज गोइंग टू मार्केट, तो जैद ने कपड़ा पहना, इसी तरह से हम लोग करते थे। तो इसमें ये ऑलमोस्ट यही अरबिक के साथ भी है और यही दूसरी ज़बानों के साथ में। मतलब क्या ये इतना मुफीद नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मुफीद नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसको रिजेक्ट भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ज़बान सीखने पे स्पेशली यूरोपियन ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। मतलब अब उनका जो भी पर्पज़ रहा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे डिपार्टमेंट खुले और वहाँ पे ज़बान पढ़ाई जाती थी। उनके सियासी अपने मकासद भी थे और बहुत सारे इंटरेस्ट पूरी दुनिया में थे। तो उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके और तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लेके आए। तो उसमें से एक चीज़ ये भी लेके आए कि भाई मतलब जो वो है जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है इसको मतलब सुन के ज़्यादा मतलब आदमी सीख सकता है बमुकाबले डायरेक्ट ग्रामर के। ग्रामर का नंबर बाद में आना चाहिए। ग्रामर का नंबर पहले आपके पास एक मतलब एक अमाउंट की वोकैबुलरी हो जाए। ज़बान के कुछ जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे ही आपको सुन के आपको मालूम हो जाना चाहिए। ईसा साहब बता रहे थे कि इनके कोई दोस्त हैं दिल्ली में जो कि मतलब आलम अरब में कुछ सालों तक रहे हुए हैं और वो अरबी ज़बान को पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत ग्रामर उनको पता नहीं है, लेकिन कहते इतनी बेहतरीन अरबी बोलते हैं। एक केसी माथुर साहब हैं, उनका नाम कृष्णा माथुर हैं जी। और हम लोग काला कवला था, इसी में हमने अपनी पूरी तो वो इराक में 1980 के ज़माने में रहे हैं। तो वो आप समझ लीजिए कि जो लेवेंट रीजन में जो अरबिक बोली जाती है, मतलब सीरिया में, लेबनान में, पैलेस्टाइन में और इराक के कुछ हिस्से में, वो अरबी इतनी अच्छी और इतनी उम्दा बोलते हैं कि मतलब कोई कहीं से यकीन ही नहीं करेगा कि ये अरब नहीं है। अच्छा ईसा भाई, हम लोगों ने अपना वक्त ज़्यादातर काला कवला था कि नहीं इसी में लगा दिया। हाँ, इससे उसमें थोड़ा स्पेशली देखिए जो काला कवला वाला सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको बहुत क्लासिकल बुक समझनी हो, उसके लिए जिनको सिर्फ ज़बान से देखिए ज़बान का भी इसमें थोड़ा सा मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए इसमें जैसे ज़बान एक स्कूल के लेवल पे पढ़ाई जाती है जो एक रेगुलर सिस्टम के तहत है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है एक रेगुलर सिस्टम के तहत है,
और एक तीसरा होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोग ज़बान सीखते हैं। तो तीनों का करिकुलम या निसाब या पढ़ाने का तरीका एक नहीं होना चाहिए, तीनों का अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब कोई स्कूल लेवल पे पढ़ रहा है तो 1 to 12 आप पढ़ता रहेगा तो 12 साल में वो सीखे, लेकिन कोई आदमी कोई स्पेशल पर्पस के लिए पढ़ रहा है, जर्नलिस्ट हूँ, हाँ, तो कोई स्पेशल पर्पस के लिए कोई अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए ऐसा कोर्स हो कि आदमी 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बेसिक लेवल का आ जाए। अगर फर्दर और सीखना चाहे तो और 2-3 महीना लगे। अरबी ज़बान भी पढ़ाते हैं, तो आप जब दुबई में थे और वहाँ पढ़ा रहे थे तो वहाँ के माहौल में और हिंदुस्तान के माहौल में क्या फ़र्क था? वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में क्या है, देखिए मैंने देखा जो इंडियन बच्चे थे वहाँ पे वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में जो नॉन अरब थे अरबिक में ज़्यादा अच्छे थे। वजह उसमें कई सारी रही होगी कि मतलब एक तो यहाँ के बच्चे थोड़े ज़्यादा मेहनती थे, एक वजह ये भी थी। और वहाँ हमको लगता है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए यहाँ का माहौल ज़्यादा सही है। वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने का उस तरह का माहौल मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी थी कि ज़्यादातर जो अरबिक के टीचर थे वो इजिप्शियन थे और वो लोग स्टैंडर्ड अरबिक कम बोलते हैं। इसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब कोई कोलोकियल सीखना चाहे तो कितनी सीखेगा, और स्टैंडर्ड तो एक लैंग्वेज है, अगर वो सीख ले तो हर जगह काम आ जाएगी। तो ये वहाँ मतलब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको ज़्यादातर जगहों पे समझ में आई। तो मतलब 2-3 जो मुख्तसर बातें वो बता दीजिए जो मतलब आपके जूनियर या जो लोग अरबी ज़बान से मोहब्बत रखते हैं वो क्या क्या करें, ज़रा ये बता दीजिए। अब देखिए स्पेशली जो लोग अरबिक में मान लीजिए जो आप जहाँ से नदवा से पढ़ के जो मदरसा में है, 10 क्लास में, 12वीं में है, 8वीं 7वीं में है, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे, बोलिए। उनके लिए तो यही कहेंगे कि जो मतलब कुछ अरबिक के चैनल हैं स्पेशली जैसे अल जज़ीरा है, अल अरबिया है, या BBC है, मतलब इसको कभी 10 मिनट 15 मिनट सुने और अब जो जिस थीम पे उसमें बात हो रही है उसी थीम को अपनी ज़बान में बोलने के लिए चाहे अकेले ही में सही, ठीक है, उसको कॉपी करने की कोशिश करें। तो हमको लगता है कि वो बोलचाल का भी मसला हल हो जाएगा और जो मतलब एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, जो अभी जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। और मतलब अच्छा एक चीज़ बताइए, रोज़ी रोटी का जो सवाल है और अरबी ज़बान का, खासकर जो लोग हिंदुस्तान में हैं, मैं सुनता था कि पहले कंपनियों में अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, अब उतनी नहीं मिल पा रही है, तो क्या मौक़े जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं या जो अच्छे जानते हैं उनके लिए हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है? देखिए मौक़े सिकुड़ क्या रहे हैं, अब जो आपको ही पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो है थोड़ा सा जो ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जहाँ पे जिस कंपनी में 16 लोग 20 लोग काम करते थे तो वहाँ पे 4-5 लोग काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है कि जब मतलब लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में मार्केट ओपन हुआ तो शुरू में लोग कम मिलते थे अरबिक ज़बान जो मतलब जिनको स्पोकन और रिटन सब कुछ आती हो और जो थोड़ा सा कम्युनिकेट भी कर सके। मतलब अब जैसे अरबिक में भी 3-4 डायलेक्ट जो बड़े हैं ना, जैसे एक गल्फ़ का एक डायलेक्ट हो गया, एक जो लेवेंट रीजन का एक डायलेक्ट हो गया, एक इजिप्ट का डायलेक्ट हो गया और एक जो लीबिया मोरक्को मतलब में जो बोला जाता है, जो नॉर्थ अफ्रीका में बोला जाता है। तो 4 मोटे मोटे डायलेक्ट हैं। तो थोड़ा सा जिनको भी मतलब ये चारों लहजे या कम से कम एक लहजा आता है तो उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं जॉब तलाश करना अगर इंडिया में नहीं तो गल्फ़ में मतलब आसान है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नई जॉब तो बिज़नेस भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी तरकीबें हैं। तो यहाँ पे लोग काफ़ी मतलब जिन्होंने अरबी सीखी। एक चीज़ बताइए, एक सवाल मैं भूल गया काफ़ी, हमें उर्दू और अरबी के हवाले में जो रिश्ते हैं इसके बारे में बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्दू का ज़्यादा रिश्ता संस्कृत से है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अरबी से है, इसमें भी लेके कई बार कश्मकश नहीं, तो उसमें देखिए असल कॉन्टेक्स्ट जब नहीं देखते हैं लोग ना तब इस तरह गलतफहमी होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उर्दू भी जो है इंडो यूरोपियन या मतलब ज़बान है जो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। हाँ। तो संस्कृत और जो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो उर्दू का जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है। तो इस हिसाब से मतलब संस्कृत का या फ़ारसी का मतलब वो है। लेकिन जहाँ तक अल्फाज की बात आती है, ठीक है, वोकेब की बात आती है, तो उसमें जो है अरबिक से मतलब उर्दू बहुत ज़्यादा अल्फाज बोरो करता है। ये तो सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों का क्यों होता है इतना? नहीं तो गलतफहमी की वजह से ना, दोनों को मिक्सअप न कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि जब स्ट्रक्चर की बात आएगी तो ज़्यादा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ होंगे, लेकिन जो अल्फाज को बोरो करने होंगे वो अरबी के होंगे। अरबी तो ये कहना कि ये बड़ा है ये बड़ा है, नहीं, ये तो गलत। अलग अलग दोनों का अलग अलग हिसाब किताब है, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हमको। तो इसमें लोगों को गलतफहमी इसलिए होती है कि थोड़ा सा जो लैंग्वेज भी अपना लैंग्वेज की भी अपनी एक स्टडी होती है ना, मुताला होता है। तो आप लैंग्वेज फैमिलीज से बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी एक मतलब गलतफहमी होती है ना कि किस लैंग्वेज में सिमिलरिटी क्या ज़्यादा है। आप समझ गए। अब चूँकि उर्दू जो है इंडिया में पली बढ़ी, ठीक है,
अब तो जाहिर सी बात है कि जो ज़बान यहाँ पे पैदा हुई तो उसके ऊपर यहाँ की मकामी ज़बानों का ज़्यादा असर होगा, बाहर की जो ज़बान मतलब जो दूसरे मुल्क की ज़बान है उसका असर नहीं होगा। लेकिन जो पीरियड था, जिस पीरियड में उर्दू मतलब पैदा हो रही थी, उस वक्त जो है साइंस और लिटरेचर की ज़बान अरबिक थी। इवन मतलब यूरोप में भी लोग जो अगर अरबी में कोई किताब लिख लेता था तो बड़ा आदमी समझ जाता था कि ये पढ़ा लिखा आदमी, जैसे आज किसी न किसी हद तक अगर कोई अंग्रेज़ी बोल लेता है तो हम उसको समझते हैं कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है। तो ये उस ज़माने में साइंस और लिटरेचर और मतलब उसकी ज़बान समझी जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, एक और भी बहस चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मदरसा का जो मतलब जो सिस्टम है, जो पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें मतलब मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी लोग कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटियों में जो बैठे हुए लोग हैं वो अरबी ज़बान की कोई खिदमत नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। जो भी काम हो रहा है वो बहुत ही तंग हाली में जो जीने वाले लोग जो मदरसा के अंदर हैं वही कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग मतलब कैंप है, तो कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? आप इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए इसमें एक है कि क्या उनके निसाब में कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं, देखिए निसाब में मॉडर्नाइजेशन करें न करें, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, मिसाल के तौर पर हमारी परचून की दुकान है तो हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम उसकी अलमारी बदलते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर उसका चेंज करते हैं, तो मदारिस के भी तश्कील नौ की ज़रूरत है। इसमें निसाब में ज़रूरी नहीं कि कुछ निसाब को वो हटा दें, बल्कि ऊपर नीचे करें, उसी में मतलब किसी अच्छे राइटर की किताब दाखिल करें, ठीक है, या कुछ किताबें वो लिखवाएं जो आज की ज़रूरत के हिसाब से हो। तो रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत तो है। अच्छा, आप जब मदरसा से पढ़ के आए और उसके बाद आप जामिया जब जेएनयू में आए, तो आप जब इस दुनिया में जब आए तो अपने आप को कितना एडजस्ट करने में आपको दिक्कत हुई, क्या हुई? अब कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए एडजस्ट तो आप किसी भी गांव से शहर में आते तब भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जो चीज़ें आप पे बीती या जो चीज़ों को आपने सफ़र किया, आप तो नहीं चाहेंगे ना कि आपका छोटा भाई जो मदरसा से पढ़ के आ रहा है उस परेशानी में जाए। तो वो मैं जो पहली बात बोल रहा था ना कि रीस्ट्रक्चरिंग, हर कोई भी सिस्टम हो दुनिया का, हर कुछ दिन के बाद उसके रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब भाई जैसे कुर्ता आज हम पहन रहे, 100 साल पहले ऐसा नहीं पहनते थे, तो ये चेंज हुआ ना। आप कह रहे हैं कि तश्कील नौ की ज़रूरत है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। मतलब तश्कील नौ की तरफ तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अब उसमें वो लोग मतलब मैंने बहुत सारे जो बड़े मदारिस का डर है, इस बात का डर है कि लोग हमारी सकाफत और हमारी संस्कृति और दीन पे हमला कर रहे हैं। नहीं, दो प्रॉब्लम है। एक सीरियसली, जैसे अब सिर्फ क्रिटिकल होने से कई मतलब काम नहीं चलता। 2 प्रॉब्लम उनके साथ है। एक तो कुछ लोग हैं जो, अब जाहिर सी बात है, देखिए जो मतलब नई चीज़ से आदमी डरते हैं। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो जो न्यू इंट्रेंट होता है जब जॉब मार्केट में भी जाता है तो उसके बहुत सारे हेजिटेशन होते हैं बहुत सारे। तो वही उन लोगों के सामने भी एक तो वो हेजिटेशन का मसला है और नई चीज़ को कबूल करने में एक मतलब एक झिझक टाइप का एक वो है। दूसरा रिसोर्स का भी मसला है। हमको लगता है कहीं ना कहीं रिसोर्स और ये दोनों मसाइल हैं कि अगर, लेकिन ये है कि जब आप कुछ हिम्मत करते हैं तो आपको थोड़ा सा वो जुर्रत दिखानी पड़ती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी में जो अरबी डिपार्टमेंट है वो बहुत ही सरगर्म नहीं है, वहाँ से बहुत बड़े ख्याल नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ी तसनीफ़ वहाँ से नहीं पैदा की जा रही है। तो मेरे ख्याल में मतलब अब जो लोग भी ये कह रहे हैं, अब मतलब इसमें सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई तो इस हिसाब से ज़रूर है कि भाई काफ़ी मतलब जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अवेलेबल है और एक मतलब जिस तरह से तनख्वाहें वगैरह मिल रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमको किसी ने कहा, आप ही के किसी दोस्त ने नदवा का कहा कि आप 25 से 30 रुपए की किताब जो है तमरीन सर्फ और तमरीन नौ लेके पढ़ के आप अरबी अच्छी खासी जान लेते हैं, लेकिन इस तरह की किताब कहाँ यूनिवर्सिटी से लोग लिख पा रहे हैं? अब देखिए उनका जो भी वो था वो तरीका शायद, हाँ, मेरा जो मानना है, स्पेशली 2005-06 के बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसरान है या जो असातिज़े किराम हैं, माशाल्लाह हर एतबार से उनको सारी सहूलतें हासिल है और उनकी जो सैलरी वैली का जो स्ट्रक्चर है अब आलमोस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। थोड़ा मोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा और बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इस तरह इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है। मैंने इजिप्ट के और लीबिया और दीगर जगहों के प्रोफेसरों से बात की तो इसकी आधी भी तनख्वाह वहाँ नहीं मिलती है।
तो उस हिसाब से देखें जो यहाँ के मतलब जो प्रोफेसर हैं उनका जो इल्मी कंट्रीब्यूशन तो है, क्या विल पावर की कमी है क्या? हम ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो उस तरह का कंट्रीब्यूशन मतलब नहीं नज़र आता है। मतलब उन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप जामियात में जाएं, जो अरबिक डिपार्टमेंट हैं वो लोग जिस तरह की किताबें लिख रहे हैं, या जो जिस तरह से मतलब एक जैसे होता है ना कि इल्म नॉलेज में कुछ इजाफा करना, तो जो इजाफा करने वाली बात है वो नहीं आ रहा है। जैसे पिछले ज़मानों में जो है यहाँ पे लोगों ने किया था, बहुत सारी किताबें ऐसी आई कि जो जिसको मतलब अरब के बड़े स्कॉलर भी जिसको मानते हैं, कई किताबों का मैंने तज़किरा भी किया अभी। तो लोग उस मतलब आप मेयार के लोग जो है, ये कहना बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, उस मेयार के लोग नहीं नज़र आते हैं। अच्छा ईसा भाई, एक चीज़ बताइए, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी काफ़ी गौर से देखते हैं और अरबी अखबारों का भी आप बड़ा गहरा मुताला करते हैं, तो वो आप बताइए कि हिंदुस्तान और जो अरब दुनिया के बीच में जो ताल्लुकात हैं, या जो अरब दुनिया में कुछ हलचल चल रही है, तो कुछ उसके बारे में भी कुछ अगर रोशनी डालना चाह रहे हैं तो। अभी तो अब जो आप समझिए जो इंडो अरब रिलेशन है, आप समझिए कि पिछले 50, 60, 70 सालों में सबसे अच्छे उस पे जा रहा है अभी। हाँ, अभी जो मौजूदा हुकूमत है तब उसके बावजूद, हाँ, उसके बावजूद भी स्पेशली जो आप बिजनेस का इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, स्पेशली अब यूएई का और सऊदी अरबिया का, बल्कि आप समझिए पूरे गल्फ़ का, और उसके बाद उधर फिर जो है जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ है उनका भी, और प्लस इधर जो मतलब इजिप्ट है, इन सब का भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात। मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो इंडिया के बारे में ज़्यादातर पॉजिटिव ख़बरें ही आती हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, मैं तो खुद वहाँ पे गया हूँ अब, और ख़ैर मैं दिल्ली में रह के ही मुझे मौका मिला आलमोस्ट सारी अरब नेशनलिटीज़ से मिलने का, मोरक्कन, लीबियन, और उसके बाद इजिप्शियन, और ट्यूनीसिया, यमनी, सऊदी अरबिया, कतर, मतलब आलमोस्ट हर नेशनलिटी से मुझे दिल्ली में मिलने का मौका मिला। इंडिया का गुडविल बहुत अच्छा है वहाँ पे, मतलब आवाम का भी, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही का नहीं, आवाम का भी गुडविल बहुत अच्छा है। मतलब लोग देखते हैं कि ऑनेस्ट लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मतलब इस तरह से उनको देखा जाता है। और मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे भी यही है कि लेकिन अगर ये आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है पिछले साल गर्मी के महीने में क्या हुआ था? एक लीडर थे जाफरानी पार्टी के, उन्होंने कुछ अरब की जो ख़वातीन थी उनके बारे में बहुत ही गलत तबसरा किया था, उसके बाद बड़ा बवाल मचा था और इस्लामोफोबिया का कैंपेन चला था। तो आप कैसे कहते हैं सरकार के लोग भी डर के आए और कहे कि नहीं, यहाँ पे अक़लियतों के लिए जन्नत सा माहौल है, तो आप कैसी बातें कह रहे हैं? देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, वो तो एक पर्टिकुलर एक उसमें कॉन्टेक्स्ट में था, अदरवाइज़ ओवरऑल आप जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट वगैरह देखेंगे, ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो देखेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो बहुत ज़्यादा है, ऑल टाइम हाई है। अच्छा, ऑल टाइम हाई, यानी बिजनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आइडियोलॉजी। आप जो भी हो, अब मॉडर्न वर्ल्ड में तो ऑलमोस्ट बिजनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बस एक है। आखिरी सवाल आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से दीगर ममालिक अपनी ज़बान को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, उस तरह से अरब दुनिया के जो लोग हैं या अरब ममालिक जो हैं वो अरबी ज़बान को प्रमोट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये तो अल्लाह की ज़बान है, हमको प्रमोट करने की। नहीं, ये तो आपका सवाल काफ़ी वैलिड है। और जो सऊदी अरब के एम्बेसडर एक मरतबा यहाँ पे JNU में, मगर ये बात सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, SIS में आए थे, तो AK पाशा ने उनसे बिल्कुल यही सवाल किया था कि भाई देखिए, ब्रिटिश काउंसिल है और भी दीगर वो हैं, इरानियन लोग भी सिखाते हैं, और भी मतलब साउथ कोरिया का, उसका हर जगह का एक मतलब एक कल्चरल विंग है जो लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए और स्कॉलरशिप देने के लिए वो मतलब काम कर रहा है। तो ये आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं होता है? तो मतलब उनका कोई बहुत उस तरह का जवाब नहीं आया था, और लेकिन उन्होंने ये कहा था कि फ्यूचर में हम लोग इस पे काम करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। नहीं, तो अभी रिसेंटली इन्होंने शायद 2006 में या उसके बाद जो एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया सऊदी अरब में अरबिक ज़बान को प्रमोट करने के लिए। तो उसके तहत वो मतलब कुछ किताबें वगैरह छापते हैं, और किसी कंट्री में कुछ वो थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे पैमाने पर, मतलब बहुत जितना रिसोर्सेज उनके पास है, अगर वो करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो उसका नाम है मरकज़ुल मलिक अब्दुल्ला खिदमतिल लुग़ा अल अरबिया, ऐसे कुछ इसी तरह कुछ नाम है। तो वो उसके हिसाब से मतलब जिस तरह से ब्रिटिश काउंसिल वाले या मतलब यूरोपियन ज़बानों वाले जो जिस तरह से वो प्रमोट करते हैं, उस तरह से उनका मतलब वो नहीं है। अच्छा, कुछ और बातें अगर छूट गई हैं तो आप बोल दीजिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कहना चाहें? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जैसे इंडिया में मतलब इंडिया का अरबी ज़बान से कोई मतलब कोई इंडिया के लिए अरबी ज़बान कोई मतलब अछूती या फॉरेन मतलब लैंग्वेजेस के तौर पर भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप समझिए कि सदियों से यहाँ पे बोली जाती रही है, समझी जाती रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2001 के सेंसस में 50,000 लोगों ने ये बताया था कि अरबी को मदर टंग है।
50,000 लोगों ने इंडिया में 2001 के सेंसस में। और कहाँ के लोग हैं ज़्यादातर? उसमें ज़्यादातर जो है यूपी बिहार और अलग अलग, ज़्यादातर यूपी बिहार के हैं, लेकिन ये कि दूसरे मतलब सूबों के लोग तो भी हैं। आपको लगता है कि ये नंबर सही होगा? इसको मैंने जब पढ़ा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग अब नंबर तो अब जाहिर सी बात उन्होंने सेंसस में कहा, तो अब तो ये तो डायरेक्ट फिगर है, इसमें हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कहा कि कुछ लोग हो सकता है कुछ एलीट लोग हों जो अभी भी अपने अरबी नस्ल होने पे फ़ख्र करते हों, तो इसलिए उन्होंने जो है अच्छा ठीक तो है, इस तरह की लेकिन बात। मैं अरबी ज़बान को हिंदुस्तान की सकाफ़त, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के दीन, यहाँ की तारीख़ को समझने के लिए बहुत अहम मानता हूँ। और इस ज़बान को मैं किसी मज़हब से जोड़ के नहीं देखता हूँ। आज जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको हिंदी भी अच्छी आनी है, बहुत सारे उसके जो रूल्स हैं वो भी हिंदी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं, जैसे सिफत बनाने का हिंद से हिंदी जी। तो और उसके अलावा इतने सारे मकबूल तरीन अल्फाज हैं कि आपको भी पता नहीं होगा कि ये अरबी ज़बान है। तो ईसा भाई आपने हमसे बात की, और ईसा भाई ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं और इसके अलावा इंटरप्रेटर का भी काम करते हैं, और इसके अलावा पब्लिशिंग में भी इनको काफ़ी इंटरेस्ट है, टीचिंग भी कर रहे हैं। तो ईसा भाई आपकी जो तंजीम थी उसके बारे में नहीं, अब अभी तो नहीं, फिर मैं इंशाल्लाह कभी आपसे फ्यूचर में गुफ्तगू करूँगा। नाम तो जरा बताइए। नहीं, कुछ किताबों का भी जो है हम लोग अंडर पब्लिकेशन है, जब वो छप जाएगी तब उसके बारे में फिर आपसे कभी इसी। अच्छा ठीक है, तो ईसा भाई अगर आप अपना फ़ोन नंबर शेयर करना चाहते हैं तो बता हाँ, फ़ोन नंबर तो मैं शेयर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। 9999891940 ये मेरा नंबर है। फिर से बोल दीजिए। हाँ, अब मैं उसको थोड़ा सा उर्दू हिंदी में बोल देता हूँ, 9999 89 19 40। ठीक है, तो ईसा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे अरबी ज़बान और उर्दू और भी बहुत सारी संस्कृत और हिंदी ज़बानों को लेके, यहाँ की कल्चर, यहाँ के लिटरेचर, यहाँ के हिस्ट्री। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, आप देख सकते हैं कुतुब मीनार के पास, इसलिए कि वो जो अरबिक है उसका स्पेशली इस मतलब कॉम्प्लेक्स से भी उसका काफ़ी बड़ा रिलेशन है। मुझे लगता है इसके लिए एक बार फिर हम लोग को गुफ्तगू करनी पड़ेगी। कभी फिर इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू ईसा भाई। ओके, वेलकम।